क्या आप जानते हैं रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती, या फिर ये कि ब्लेड के बीच में क्यों बनाते हैं खास डिजाइन? नहीं तो जरूर पता होगा कि बादलों में बिजली पैदा कैसे होती है। अगर नहीं जानते इन सवालों के जवाब तो बने रहिए फैक्ट ट्रैक इन हिंदी के साथ। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती है? पटरी को देखकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता? आमतौर पर हम देखते हैं कि जितने भी लोहे की चीजें होती हैं, जिनमें अगर पेंट नहीं किया जाए तो कुछ ही दिनों में उन पर जंग लगने लगती है। लेकिन रेलवे ट्रैक पर किसी भी तरह का पेंट नहीं किया जाता और वो हमेशा खुले वातावरण में रहती है। इसके बावजूद इनमें जंग का कोई असर दिखाई नहीं देता। आइए पहले थोड़ा सा समझते हैं। आप जानते हैं कि हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, अम्ल होते हैं। ये पदार्थ लोहे से बनी चीजों के ऊपर धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक परत बना लेते हैं, और परत बनने के बाद जैसे ही लोहा पानी वाली जगह या फिर नमी के संपर्क में आता है तो ये सभी पदार्थ मिलकर आपस में क्रिया कर लेते हैं। आप इस शुरुआती क्रिया को इस लोहे पर देख सकते हैं। देखिए कैसे सबसे पहले पदार्थ धातु की चमक खराब कर देता है। लोहे से बनी चीजों के ऊपर वातावरण के इन पदार्थों की परत न बने और नमी या पानी के संपर्क में न आए, इसलिए लोहे पर पेंट किया जाता है। अब ट्रेन की पटरी को समझिए। भारत में लाखों किलोमीटर की रेल पटरियां हैं। इनको लगातार पेंट करना और मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। इसके बचाव के लिए पटरी बनाने में स्टील और मैंगलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। इनके मिश्रण को हेडफील्ड या मैग्नीज स्टील कहा जाता है। इस मिश्रण में 12% तक मैग्नीज और 1% कार्बन होता है। स्टील में मौजूद इसी मिश्रण के कारण ट्रेन के ट्रैक का ऑक्सीकरण यानी जंग लगने की गति बहुत धीमी हो जाती है, और इसी वजह से पटरी पर सालों साल जंग लगती ही नहीं है। अगर पटरी को भी आम लोहे से बना दिया जाए तो इसमें जंग लगना तय है। इससे रेल की पटरी को बार बार बदलना पड़ेगा, जिसका खर्च बहुत ज्यादा आएगा। यही वजह है कि पटरी को जंग प्रतिरोधक बनाने के लिए उसमें स्टील, मैग्नीज और कार्बन का उपयोग किया जाता है। बता दें, जब रेल का आविष्कार हुआ था तब से वैज्ञानिकों के पास ट्रैक को लेकर जंग लगने का बहुत बड़ा कारण था। लेकिन उस समय भी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी कि वो जंग प्रतिरोधक पटरी बना सके। ऐसे में हमें ट्रेन के आविष्कार के साथ ऐसे ट्रैक देखने को मिलते हैं जिसमें जंग नहीं लगती है। आपने भी बहुत से ऐसी पटरियां देखी होंगी जो अंग्रेजों ने बिछाई थी, और आज भी वो बिना जंग लगे अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि पहले से ही पटरी में जंग रोधक धातुओं का उपयोग किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 2, ब्लेड के बीच क्यों बनाते हैं खास डिजाइन? 1901 में जिलेट की इकलौती कंपनी थी जिसने रेजर और उसका ब्लेड बनाने की शुरुआत की। उस वक्त रेजर में ब्लेड को बोल्ट के जरिए फिट करना पड़ता था ताकि ब्लेड हिलकर स्किन न काट ले। इसलिए ब्लेड के बीच में खास तरह का डिजाइन बनाया गया। सबसे पहले जिलेट ने ब्लू जिलेट नाम से ब्लेड का उत्पादन किया। 1904 में पहली बार 165 ब्लेड बनाए गए। बाद में ब्लेड बनाने की दूसरी कंपनियां द ब्लेड बनाने के लिए कूद पड़ी, लेकिन उन्होंने ब्लेड की पुरानी डिजाइन को ही कॉपी किया, क्योंकि कंपनियों के सामने दिक्कत ये थी कि उस वक्त रेजर सिर्फ जिलेट कंपनी के ही आते थे। इसलिए रेजर में ब्लेड फिट करने के लिए ब्लेड को उसी डिजाइन में रखना पड़ता था, ताकि किसी भी व्यक्ति को हर कंपनी का ब्लेड खरीदने के लिए ब्लेड वाली कंपनी के रेजर का जबरदस्ती खरीदना ना पड़े, नहीं तो लोग ब्लेड खरीदने से बचेंगे। ये भी जान लीजिए ब्लेड बनाने का आइडिया कैसे आया। 1890 में जिलेट कंपनी के संस्थापक किंग कैंप जिलेट बोतल का ढक्कन बनाने वाली कंपनी के सेल्समैन हुआ करते थे। नौकरी के दौरान उन्होंने देखा लोग इस्तेमाल के बाद बोतलों के ढक्कन फेंक देते हैं। फिर भी ऐसी छोटी सी चीज से इतनी बड़ी कंपनी चल रही है। ऐसे में इन्होंने कुछ ऐसी चीज बनाने की सोची जो लोगों के लिए सस्ती हो और यूज के लिए भी फेंक दे। उस दौर में लोग उस तरह से शेविंग किया करते थे, लेकिन उस तरह से शेविंग करना काफी खतरनाक होता था, साथ ही इसमें काफी वक्त लगता था। किंग कैंप ने उस तरह का एक विकल्प तलाशने की कोशिश की और 2 धार वाली सेफ्टी रेजर बनाए। साल 1901 में दिसंबर महीने में उन्होंने इसकी डिजाइन को पेटेंट करा लिया। फैक्ट नंबर 3, बादलों में बिजली कैसे पैदा होती है? सूर्य की तेज धूप से पानी वाष्प बनकर आसमान में उड़ जाता है। ऊपर उठने के साथ साथ टेम्परेचर कम होने के कारण ये ठंडा होकर छोटे छोटे क्रिस्टल में बदल जाता है, जिससे बादल बन जाते हैं। ये बादल धरती से लगभग 1 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले रहते हैं। क्रिस्टल के ये कण जब आपस में बार बार टकराते हैं, जिससे रगड़ पैदा होती रहती है, जिसके कारण धीरे धीरे ये चार्ज होने लगते हैं। इनमें कुछ कण धूप के संपर्क में आने के बाद तापमान बढ़ने से चार्ज होते रहते हैं।
क्रिस्टल में रगड़ होने और धूप के संपर्क में आने से इन बादलों में कुछ कण पॉजिटिव और कुछ कण नेगेटिव में चार्ज होते हैं। इनमें पॉजिटिव कण बादल में ऊपर की ओर और सारे नेगेटिव नीचे की ओर चले जाते हैं। धीरे धीरे इन कणों में अरबों वोल्ट का अंतर आ जाता है। इसके बाद इनसे कोई ठंडा बादल आकर टकराता है या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में टकराते हैं तो टेम्परेचर के गर्म और ठंडे होने के कारण अचानक तापमान में बदलाव आ जाता है। इस टकराव से अरबों नेगेटिव और पॉजिटिव कण टकराकर बिजली पैदा करते हैं। ये बिल्कुल गर्म बर्तन पर ठंडा पानी डालने जैसा है, जिससे ऊर्जा निकलती है और आवाज करती है। बादलों से बिजली पैदा होने के बाद धरती की ओर आती है और कंडक्टर ढूंढती है। आसमान में कंडक्टर न मिलने की वजह से अधिकतर खंबे पर गिरती है, क्योंकि बिजली के खंबे आसानी से बिजली के कंडक्टर का काम करते हैं। फैक्ट नंबर 4, ईंट का रंग लाल किस वजह से होता है? ये तो सभी जानते हैं कि ईंट मिट्टी से बनती है, ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और उन्हें मजबूती देने के लिए आग में पकाया जाता है। पर मिट्टी में ऐसा क्या है जिससे ये लाल, पीला, गुलाबी और भूरे रंग में बदल जाती है? दरअसल जिस मिट्टी से ईंट बनाई जाती है उसमें कई तरह के प्राकृतिक तत्व होते हैं। इसमें रेत 50 से 70%, एल्यूमिनियम 20 से 30%, चूना 2 से 5%, मैग्नीशियम 8% और लोहा 7% होता है। कच्ची ईंट को मजबूत करने के लिए इन्हें भट्टी पर 875 से 900 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। इतने ऊंचे तापमान पर लोहा और अन्य धातुओं के ऑक्साइड एल्यूमिनियम सिलिका के साथ आपस में जुड़ जाते हैं। भट्टी में पकाने के दौरान ये पहले गहरे लाल रंग में, फिर बैंगनी और लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस पर भूरे रंग में बदल जाता है। इन केमिकल्स में से जो आयरन ऑक्साइड केमिकल है, जिसकी मात्रा सामान्य से 7% के आसपास रहती है, इस आयरन ऑक्साइड की वजह से ईंटों का रंग लाल होता है और ये इतनी मजबूत बन पाती हैं। अगर ईंटों के अंदर आयरन ऑक्साइड न मिलाया जाए तो ईंटें ना तो लाल होंगी ना ही इतनी मजबूत होगी। इसलिए केमिकल ईंटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने कुछ ईंटें पीली भी देखी होंगी। आपको बता दें, ईंटों में पीलापन या सफेद रंग अधिक चूने की मात्रा के कारण होता है। फैक्ट नंबर 5, भारत में छत के पंखों में 3 ही ब्लेड क्यों होते हैं, 4 या 5 क्यों नहीं? अगर आप सबने इस बात को देखा होगा कि भारत में अधिकांश हमारे छत के पंखे 3 ब्लेड के ही होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी पंखे 3 ब्लेड के होते हैं। अमेरिका और यूरोप के कई देशों में 3 से 5 ब्लेड वाले पंखों का प्रयोग भी होता है। तो फिर भारत में हम अधिकतर 3 ब्लेड वाले पंखों का उपयोग क्यों करते हैं? बता दें, पंखे का काम आसपास की मौजूद हवा को बहाव देना है। भारत जैसे गर्म देश में ज्यादा हवा की जरूरत होती है। जैसा हमने आपको बताया कि पंखे का मेन उद्देश्य मौजूदा हवा को बहाव देना है और हवा को बहाव देने का कार्य पंखे पर लगे ब्लेड ही करते हैं। जितने अधिक ब्लेड होंगे पंखा उतनी अधिक हवा बहाव कर पाएगा। लेकिन ज्यादा ब्लेड पंखे का वजन और पंखे के घूमने की गति को कम कर देते हैं, जिससे हवा का बहाव कम हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की वजह क्या है? कि 3 ब्लेड हर पंखे के बीच का कोण 120 डिग्री रहता है, जिसकी वजह से पंखा 4 या 5 ब्लेड वाले पंखों के मुकाबले हल्का होने के कारण ज्यादा संतुलन में रहता है, जिसकी वजह से पंखे की मोटर पर लोड कम पड़ता है और इससे बिजली का खर्च और शोर भी कम होता है। फिर बाहर के देशों में 4 या 5 ब्लेड क्यों होते हैं? अमेरिका जैसे देशों में पंखे का इस्तेमाल एयर कंडीशनर की हवा के तेज बहाव की जगह दूसरे हवा को पूरे कमरे में फैलाने के लिए किया जाता है, न कि गर्मी से राहत पाने के लिए। इसलिए वहां सर्कुलेशन के लिए 4 ब्लेड का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।